जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मी। जी हाँ, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम फिर से जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो समय को व्यर्थ किए बिना आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज के हमारे जो प्रश्न हैं ये सभी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के हैं, 2013 के सभी जीएस और हिंदी से संबंधित प्रश्न हैं। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, आपके ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों राजस्थान। राजस्थान जो है ये उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। 2013 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू या हिंदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों भोजपुरी। भोजपुरी जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी राजभाषा है। ये भी प्रीवियस ईयर 2013 का प्रश्न है। आज के जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रीवियस ईयर 2013 के प्रश्न हैं जो कि 2013 में पूछे गए हैं। तो अगला और तीसरा नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न जो है साथियों ये क्या है कि 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म के लिए 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान जो है विद्या बालन जी को दिया गया था। आपके उत्तर जो है पा, इश्किया, भूल भुलैया या एकलव्य के लिए दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों पा फिल्म के लिए विद्या बालन जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है ये दिया गया था। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। पानीपत का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और 2013 की जो परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की उसमें भी पूछा गया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। मराठों और अंग्रेजों के मध्य, मुगलों और शेरशाह के मध्य, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य या अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था साथियों ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में लड़ा गया था। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है निम्न में से किसे भारतीय नेपोलियन माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को या हर्षवर्धन को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के सम्राट थे, इनको भारत के नेपोलियन के उपनाम से जाना जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला और छठा नंबर प्रश्न है कि आर्यभट्ट कौन थे। आर्यभट्ट कौन थे, एक चिकित्सक थे, एक चित्रकार थे, खगोलवेत्ता थे या वैज्ञानिक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों खगोलवेत्ता। आर्यभट्ट जो थे ये एक खगोलवेत्ता थे, अत्यंत प्रसिद्ध खगोलवेत्ता थे और इन्हीं के नाम पर भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया गया था। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं, बौद्ध मत के हैं, जैन मत के हैं, हिंदुत्व के हैं या सिख के हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर की अगर बात करें तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जो हैं ये जैन धर्म के अलग अलग अनुयायी हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर शाखा की अगर बात करें तो ये जैन मत से या जैन धर्म से संबंधित है। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है साथियों
कि निम्न में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है। आपके ऑप्शन हैं उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में जो है कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक महाराष्ट्र, ये 4 जगहों पे जो है कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष पर किया जाता है। 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से तमाम श्रद्धालु आते हैं। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है कि कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की अगर बात करें साथियों तो कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल का है, कर्नाटक का है, बंगाल का है या पंजाब का है। तो इसका सही उत्तर साथियों जो हो जाएगा कथकली जो है ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और केरल राज्य की राजधानी की अगर बात करें तो तिरुवनंतपुरम है। तो केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है ये कथकली। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि का से कथकली और का से केरल, तथा केरल राज्य की राजधानी का भी अगर पूछ ले आपसे तो तिरुवनंतपुरम। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रदेश है या कौन सा राज्य है जो रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो इसका सही उत्तर अगर देखें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र। तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, केरल जो है जिसका शास्त्रीय नृत्य कथकली है, ये जो है रबड़ का भारत में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला और 11 नंबर प्रश्न है साथियों कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता, साइंस का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए साथियों, कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। यदि पृथ्वी का अक्ष जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अगर ये झुकी हुई नहीं होती तो सूर्य की किरणें जो है वो केवल लंबवत पड़ती। किस पर केवल लंबवत पड़ती? कर्क रेखा पर पड़ती, मकर रेखा पर पड़ती, ध्रुवों पर पड़ती या भूमध्य रेखा पर पड़ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जो है भूमध्य रेखा पर। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो सूर्य की जो किरणें हैं वे लंबवत भूमध्य रेखा पर पड़ती। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें डबल स्टार लगा लीजिए साथियों। पूछा गया प्रश्न है, संभावित परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये किस नदी पर बनाई गई है। गंडक, कोसी, कृष्णा या महानदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर जो है ये नागार्जुन सागर परियोजना बनाई गई है। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों कि रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है। निम्नलिखित में से किस विदेशी मुद्रा का मूल्य जो है वो रुपए की तुलना में अधिकतम है। येन का है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का है, अमेरिकी डॉलर का है या ब्रिटिश पाउंड का है। तो अगर इसकी बात करें तो अगर अधिकतम की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रिटिश पाउंड का जो मूल्य है वो रुपए की तुलना में अधिकतम है। अगला और 14वां नंबर प्रश्न हो जाएगा कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। निम्नलिखित में से कितने वर्षों के पश्चात भारत में जनगणना की जाती है। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष के अंतराल पर। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो साथियों हो जाएगा 10 वर्ष। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना कराई जाती है। लेकिन अभी पिछले कुछ 2 सालों में जो कोविड-19 हुआ उसके कारण जनगणना नहीं हो पाई, उसको आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन अगर आपसे सामान्यता पूछे तो प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है भारत में जनगणना कराई जाती है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है, यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है पॉलिटी का कि जब कोई राज्य जो है राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है
तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? राष्ट्रपति पारित करता है, संघीय मंत्रिपरिषद करता है, संसद करता है या वित्त मंत्रालय करता है? तो अगर कोई जो है राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का जो बजट होता है वो संसद द्वारा पारित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों संसद। संसद के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागे हुए राज्य का बजट पारित किया जाता है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों कि दिए हुए शब्द का विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द लिखिए। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकूल होगा, विरुद्ध होगा, विपरीत होगा या तत्सव होगा। हिंदी का प्रश्न प्रीवियस ईयर 2013 में पूछा गया है कि दिए हुए शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो अनुकूल का विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। प्रतिकूल जो है ये अनुकूल का विलोम या विपरीतार्थक शब्द है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है कि दिए हुए शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिए हुए शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। एक वाक्य दिया गया है और इसमें झंडे को अंडरलाइन किया गया है, अर्थात झंडे का पर्यायवाची शब्द हमको बताना है। तो झंडे का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ध्वज होगा, पताका होगा, सेतु होगा या विमान होगा। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ध्वज। ध्वज जो है राष्ट्रीय झंडा यहाँ लिखा गया है, हम कि राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, तो झंडे को अंडरलाइन कर लीजिए और झंडे का जो पर्यायवाची शब्द है यह ध्वज हो जाएगा। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है साथियों कि नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द को चुनना है। वाक्य क्या दिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार ... अनशन किए थे, सत्याग्रह किए थे, सत्याग्रह अनशन किए थे, जेल में जाकर अनशन किए थे, आमरण अनशन किए थे या जलत्याग अनशन किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जो है वो आमरण अनशन। तो गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए कई बार जो है आमरण अनशन किए थे। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला और 19 नंबर प्रश्न है कि नीचे लिखे गए वाक्य के लिए सही मुहावरे का प्रयोग करें। नीचे एक वाक्य लिखा गया है, इस वाक्य के लिए सही मुहावरे का प्रयोग करना है कि आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर थूमता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है या फूट फूट कर रोता है। तो इसका सही मुहावरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी जो होता है वो अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं ही सिर धुनता है। अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड है। तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और मीथेन CH4। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो CFC गैस है ये वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।